बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 18 किस्तें सुन चुके हैं। अब 19वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा था। पलवशा के साथ 2 महीने और 1 हफ्ता गुजारने की खुशी का एहसास ही निराला था। उस खुशी में मैं ये कहने का हौसला भी न कर सका कि आखिर 3 दिन सरदार वहां अकेला भी गुजार सकता था। उसके बाद चंद मिनट तक औरंगजेब साहब ने आम गपशप की और खुदा हाफिज कह दिया। मैं चाहने के बावजूद उसे पलवाशा के साथ शादी की बाबत कुछ न बता सका था। मेरा इरादा था कि छुट्टी जाते हुए उसे शादी में आने की दावत देता जाऊंगा। ये शुक्रिया के सिलसिले में अदा किए जा रहे थे मोहतरम। रिसीवर रखते ही सरदार खान मुस्तफसर हुआ। 2 माह और 1 हफ्ते की छुट्टी की खुशी में शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। यह सरासर एक शरीफ, भोली भाली और मासूम लड़की के साथ ज्यादती है। वो इतना अरसा तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगी? वो पगली इस छुट्टी पर कहाँ काने होगी? मेरे चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट खिलने लगी। मैं जानता था कि छुट्टी खत्म होने पर जाने वो कितना वावेला मचाएगी और पता नहीं कैसे कैसे जतन करके मुझे उससे रुखसत लेना पड़ेगी। हाय रे खुशफहमियाँ! सरदार अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाने लगा। एक अफसोसनाक खबर सुनाऊं? सुना दो। यूं भी तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी खबर नहीं सुनी। मैं हवालदार बन गया हूँ। वो वाकई इससे बुरी खबर आज तक नहीं सुनी। यानी अब तुम्हें उस्ताद जी कहना पड़ेगा। बहरहाल मुबारक हो। नहीं, इससे भी बुरी खबर यह है कि तुम भी हवालदार बन गए हो और तुम्हें भी मुबारक हो। सरदार के चेहरे पर खुशी जाहिर हुई। हाँ, ये काम की बात की है। अच्छा, फजूल बकवास छोड़ो और काम की बात सुनो। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे नजदीक काम की बात पलवाशा का जिक्र ही है। मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, यार तुम्हारी बातें कभी कभी तुम्हारे पठान होने पर से मेरा एतबार उठा देती हैं। पठान से इतनी समझदारी का ज़हूर क़यामत की निशानी ही है। अच्छा फूटो, तुम्हारी पलवाशा खान वजीर को क्या मसला दरपेश है? उससे मिलने के लिए कल मुझे अलाम खेल के नाले तक जाना पड़ेगा। कल सुबह सवेरे हमने वुच्चा नराय का रुख करना है, इसलिए ये फतूर दिमाग से निकाल कर सोने की कोशिश करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, जानता हूँ इसे मजाक नहीं हमाकत कहते हैं। ये कहते ही वो रजाई में घुस गया था। मैंने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, यार इतना वक्त नहीं लगेगा, घंटे भर का काम है, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। राजा साहब, जाने और वापसी में कम से कम 2 घंटे खर्च होंगे और वहाँ बेशक आधे घंटे ही का काम हो, मगर तुमने कई घंटे लगा देने हैं। मेरा मतलब है तुम्हारा जी इतनी जल्दी तो नहीं भरेगा कि तुम जाओ और काम करके वापस लौट आओ। यार तुम्हारी छोटी सी बहन का हुक्म है और जानते हो उसने क्या धमकी दी है। मैंने एक लम्हा की खामोशी इख्तियार करते हुए सरदार की दिलचस्पी जानने की कोशिश की, मगर वो खामोश लेटा रहा, गोया उसे कोई सरोकार नहीं था कि पलवाशा ने क्या धमकी दी थी। मजबूरन मुझे खुद बताना पड़ा। कह रही थी कि अगर मैं न गया तो उसे कुछ भी हो सकता है। यकीनन ये धमकी उसने पहली बार नहीं दी होगी। सरदार संजीदा था। हाँ, मगर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। चनारे बहन ने भी तुम्हें कई बार जाने की धमकी दी होगी और हर बार तुमने उसकी बात हंसी में उड़ा ली होगी। क्या ये बकवास करना जरूरी था? चेहरे से रजाई हटाते हुए उसने मुझे गुस्से से घूरा। हाँ, चनारे बहन के जाने का गम तुमने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर दिया है कि सुल्तान खान की शक्ल में उसकी निशानी तुम्हारे पास मौजूद है और उम्मीद है लिजोना भी उसका गम गलत करने के लिए आ जाएगी। लेकिन मेरे पास पलवैशे का कोई मुतबादल मौजूद नहीं। उसको कुछ हो गया तो शायद मैं न बच सकूं। ठीक है, सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी मौजूदगी में मेरा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन वुच्चा नराय पर अगर हम दोनों में से कोई ना पहुंचा तो ये खबर छुपी नहीं रहेगी। मेरी गैर मौजूदगी को तुम छुपा सकते हो, हम दोनों की गैर हाजिरी राज नहीं रह पाएगी। तुम बस फजूल के तखमीने लगा सकते हो। सरदार जले कटे अंदाज में कहते हुए दोबारा रजाई में हो गया। उसका मुफाहमती लहजा सुनते ही मैंने मुतबस्सम होकर कहा, शुक्रिया खान साहब, गो किसी पठान से भलाई की उम्मीद रखना। मेरा मतलब है ये मुमकिन तो है, लेकिन बहरहाल शुक्रिया। वो खामोश रहा। मैंने अपनी बात मनवा ली थी, इसलिए मैंने भी खामोशी इख्तियार करना मुनासिब समझा। सुबह सवेरे ही मैंने सरदार को उठा दिया था। मैं जल्द अज जल्द अलाम खेल का रुख करना चाहता था। नमाज पढ़कर उसने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश मैंने मिन्नतजारी से नाकाम बना दी। बादल नख्वास्ता उसे तैयार होना पड़ा। नाश्ता करके हम जाने के लिए तैयार थे। डी ब्लॉक से निकलते ही मैंने पलवाशा को आमद का बता दिया था। रात की तरह उसने मैं मुंतजिर हूँगी कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। उससे मुलाकात की खुशी में मैंने उसके रवैये को नज़रअंदाज कर दिया। मिलने पर मैं उसे खूब गिले शिकवे कर सकता था, यूं आई काम पर उसे शर्मसार करना मुनासिब नहीं था। डी ब्लॉक के नाले में उतरकर हम दोनों अलविदाई मुसाफा करके मुखालिफ इतराफ में मुड़ गए। मेरा रुख मगरिब की तरफ और उसका मशरिक की तरफ हो गया था। अल्लाह के वास्ते मतलूबा काम करते ही वापसी की राह लेना और प्यार के इजहार में जो कमी पेशगी रह गई हो वो छुट्टी जाते हुए पूरी कर लेना। यूं भी शादी से पहले बहुत ज्यादा बेगैरतियां अच्छी नहीं होती। जाते हुए भी वो मुझे ताकीद करने से बाज नहीं आया था। ना वो लिजोना है और ना मैं कोई पठान कि तुम्हें ऐसी नसीहतों की जरूरत पड़े। उसे तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए मैं तेज रफ्तारी से नशीब में उतरने लगा।
इर्द गिर्द के मनाजर इस वक्त इतने सुहाने लग रहे थे, गोया शबाब बहार में चमन नज़ारे मुयस्सर आ गए हूँ। नाले में बहता शफाफ पानी का शोर झरने की तरह कानों में घंटियां बजा रहा था। 3-4 दिनों की दूरी के बाद किसी के मिलने को दिल का यूं बेकरारी जाहिर करना इस बात का मजहर था कि वो मेरे दिल में कितनी गहराई में पवित्र हो गई थी। और जब चाहने वाले को ये भी मालूम हो कि महबूब के दिल में उसके लिए ऐसी ही तड़प और बेकरारी मौजूद है तो उसकी मोहब्बत की शिद्दत में और भी इजाफा हो जाता है। तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए मैंने निस्फ वक्त में मतलूबा फासला तय कर लिया था। उसने आखिरी मुलाकात की जगह ही पहुंचने की हदायत की थी। वहां रुककर पसीना साफ करते हुए मेरी प्यासी निगाहें तस्कीन रूह की तलाश में दाएं बाएं सरगर्दा हुई और उसी वक्त वो नजर आ गई। वो मर्दाना लिबास ही में थी। गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज के ऊपर उसने सब्ज रंग की बगैर बाजू वाली स्वेटर पहनी हुई थी। अपने जिस्मानी खतूत को छुपाने के लिए वो हमेशा जर्सी कोट वगैरह का इस्तेमाल करती थी, वरना वो उम्र की उस मंजिल पर थी कि चीखता शबाब उसका भांडा फोड़ देता। उसे देखते ही मेरी हिसियात आंखों में सिमटाई थी। उस तक भागकर पहुंचने की गर्ज से मैंने कंधों में डाले बेरेट M107 के थैले के तस्मे निकाल कर थैले को नीचे रखा ताकि उसके खुशबूदार वजूद को अपनी बाहों की जीनत बनाते हुए मुझे कोई दुश्वारी न हो। लेकिन पलवैशा की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही मेरी समातों में एक करख्त आवाज गूंजी, खबरदार अगर जरा सी हरकत भी की। ये आवाज मुझे नाले के दाएं किनारे की तरफ से आई थी। मैंने बेख्तियार उस तरफ नजरें दौड़ाई। 4 मुसल्ला अफराद को देखते ही मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था और यह धड़कना खौफ की वजह से नहीं था। पीठ पीछे गला खंकारने की आवाज पर मुझे ये शुबा नहीं रहा था कि इस वक्त मैं दुश्मन के घेरे में आ गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से पलवाशा की जानब देखा। मेरी जानब पीठ मोड़ते हुए वो एक पत्थर पर बैठ गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सनसनाती सोचों ने उसे नजर का धोखा करार देना चाहा। दिलो दिमाग उसकी तोजी में मसरूफ हो गए। आखिर पलवैशा ऐसे कैसे कर सकती थी? हाथ ऊपर गर्दन से लगने वाली कलाशंकोव की बैरल ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। मैंने बड़ी कोशिश करके हाथों को सिर से बुलंद किया, वरना मेरे हाथ पांव में जान नहीं रही थी। एक आदमी मेरी तलाशी लेने लगा। मेरी नजरें तो बस पलवाशा के वजूद पर गड़ी थी। उसका मेरे तरफ पीठ मोड़कर आराम से पत्थर पर नशिस्त संभालना यह साबित कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार करवाने में उसकी मर्जी शामिल थी। एक लंबे कद का आदमी पलवाशा के करीब जाकर रुका। उसने हाथ में हजार हजार के नोटों वाली कई घड़ियां पकड़ी हुई थी। ये लो बकाया रकम, अब तुम जा सकती हो। उसके अल्फाज नहीं थे बल्कि पिघला हुआ शीशा था जो समातों के रास्ते मेरे दिल में उतरकर मेरे बदन को बेजान करने लगा। जाने में कैसे अपने कदमों पर खड़ा था। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ नीचे करके पुश्त पर बांध रहा है। शायद उसने मुझे हाथ पीछे करने को भी कहा था, लेकिन मेरी समातों में तो पलवाशा के करीब खड़े लंबी कामत के आदमी के अल्फाज अथोड़े बरसा रहे थे। उस आदमी से पैसे लेकर उसने एक नजर पीछे मुड़कर मेरी बेबसी का नजारा किया और सड़क की तरफ बढ़ गई। यकीनन उसका काम खत्म हो गया था। अपनी मेहनत का मुआवजा वसूल करके वो जा रही थी। किसी के साथ चंद दिन मोहब्बत के इजहार के बाद लाखों की रकम वसूल करना घाटे का सौदा नहीं था। नहीं, वो ऐसी नहीं है। जरूर उसे कोई मजबूरी है। दिल ने अहमकाना वावेला किया और दिल की बात में इतना वज़न नहीं था कि दिमाग उसे जवाब देने की जहमत ही गवारा करता, या शायद दिमाग भी उसी तगदो में था कि जिस्म से नुचड़ती हुई ताकत को बहाल करने का कोई बहाना हाथ आ जाए। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है और मेरी हालत भी सलाबी रेले में आए हुए उस शख्स की सी थी जो तैरना ही ना जानता हो। ना तो ऐसे डूबने वाले की जान किसी तिनके का सहारा पाकर बच सकती है और ना उस वक्त कोई लूली लंगड़ी दलील फायदा दे रही थी। मेरी आंखें तो बस पलवैशा को वहां से दूर जाते हुए देख रही थी। सड़क किनारे किसी गाड़ी का इंतजार करने की बजाय वो पैदल ही अंगुराड़े की तरफ चल पड़ी थी। इतनी ज्यादा रकम की वजह से उसकी जान खतरे में न पड़ जाए। उस हालत में भी बेईमान दिल को उसकी फिक्र हुई और मेरा दिमाग भी जो ताब खा रहा था। कलाशंकोव की नाल से मेरी पीठ पर टहोका देकर किसी ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं मरे मरे कदम उठाता आगे बढ़ गया। मेरी नजरें अब भी पलवैशा को देख रही थी, जबकि वजीरिस्तान के पहाड़ों में चलने वाले को एक आंख सामने और एक आंख जमीन में रखना पड़ती है। इस असूल की मुनाफी का सिला मुझे एक जबरदस्त ठोकर खाकर मुंह के बल गिरने की सूरत में मिला। हाथ पुष्ट पर बंधे होने की वजह से मुझे अच्छी खासी चोट आई थी, लेकिन उस वक्त मेरी सारी हिस्सों ने आर्जी तौर पर काम करना छोड़ दिया था। ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना पलवैशा के अलावा कुछ नजर आ रहा था, जिसमें दर्द और तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। अलबत्ता मेरे दिल को कोई मुट्ठी में लेकर मुसलसल भींचे जा रहा था। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ओए नीचे देखकर चलो, किसी मजनू की औलाद, दिल के बाद अपना थोबड़ा भी न तुड़वा लेना। उसकी बात पर मेरे दाएं बाएं चलने वालों ने जोरदार कहका लगाया था। वो मुझे धक्के देते हुए नाले में खड़ी हुई गाड़ियों के करीब लाए। दरमियान में खड़ी डबल कैबन यकबी निशिस्त पर मुझे 2 आदमियों के दरमियान बिठाया गया। गाड़ी की बाड़ी में भी 4 आदमी बैठ गए थे।
बाकी 2 गाड़ियों में भी 6-6 आदमी बैठ गए थे। नाले से निकलकर वो सड़क पर आए। हमारी गाड़ी दरमियान में थी। गाड़ियां आलम खेल के बजाय अंगुराड़े की तरफ चल पड़ी थी। मेरी नजरें सड़क पर जाने वाली पलवाचा की मुतलाशी थी। वो सड़क के दाएं जानब चल रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। कमांडर बहादुर खान, लड़का तो रो रहा है। मेरी बाएं जानब बैठे आदमी ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। बहादुर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। पीछे देखते हुए बोला, बेचारे को चोट गहरी आई है, फिक्र न करो, जल्दी ही बहल जाएगा। उसी वक्त हमारी गाड़ी सुस्त रवि से चलती पलवाशा के पास से गुजरती चली गई। कोशिश के बावजूद मैं उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सका था। मुझे अकबी शीशे से पीछे झांकते देखकर मेरे साथ बैठे आदमी ने अपने हाथ से मेरा चेहरा सामने मोड़ते हुए कहा, अबे क्या निकालते हो इस छोकरे से? तुम्हें बेचकर रकम खरी कर ली है, फिर भी दीवाने होते जा रहे हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ कम ही नजर से गुजरे होंगे। तुम भी खूब हो कमीन खान। बहार खान ने हंसते हुए कहा। वो लड़का नहीं, लड़की है। क्या कह रहे हो कमांडर? मेरे बाएं जानब बैठा कमीन खान हकीकतन उछल पड़ा था। इतना बच्चा तो मैं नहीं हूं कि लड़के लड़की में इम्तियाज न कर सकूं। कमीन खान सही कह रहा है कमांडर। इस मर्तबा मेरे दाएं जानब बैठे आदमी ने कमीन खान की तायीद में जुबान खोली। बाहर खान ने कहका लगाते हुए कहा, बेवकूफो, यही पलवाशा खान वजीर है और जिसे तुम पकड़ कर ले जा रहे हो ये वही मशहूर SS है जिसके बारे तुम लोग इतने अरसे से सुनते आ रहे हो। कमांडर, आप मजाक कर रहे हो ना? कमीन खान बेयकीनी से बोला था। बाहर खान वजात करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। बस आप लोगों की बदकिस्मती है कि खुशहाल खान महसूस से होने वाले जरगे में आप लोग हाजिर नहीं थे, वरना इन दोनों को देख लेते। कमांडर, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि पलवाशा खान ने इसे क्यों पकड़वा दिया है। हालांकि ये दोनों तो सरदार कबील खान के खिलाफ इकट्ठे काम करते रहे हैं, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। कमीन खान को बाहर खान की बात हजम नहीं हो रही थी। बेवकूफ पलवाशा खान वजीर का किसी एक साथ तो चक्कर नहीं चला है ना। बहुत चालू और चक्करबाज लड़की है। इससे पहले भी 7-8 आशिक भुगता चुकी है। उम्र जरूर कम है पर तजुर्बा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और अब इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मोहतरम SS साहब से जब तक काम था इश्क का नाटक खेलती रही। जो ही काम निकल गया इसे बेच खाया। और मैं यकीन से कहता हूं कि उसने खुद ही इसकी तरफ कदम बढ़ाए होंगे, अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। जो ही ये मोहतरम उसके हुस्न के जाल में फंसा उसने पैसे खड़े करने में देर नहीं लगाई। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सरदार सनोबर खान को इस आदमी के लिए 15 लाख खर्च करने की जरूरत थी और 15 लाख भी सरदार कबील खान की कातिल ले गई। सरदार कबील खान और सरदार जहादाद खान का कातिल ये है। बहार खान ने नफरत भरे अंदाज में मेरी जानिब इशारा किया। बाकी पलवाशा खान वजीर ने गुज़िश्ता 2 रोज सरदार सनोबर खान को राजी करने में गुजारे हैं। बेचारी को इस जमन में पूरी 2 रातें जाग कर गुजारना पड़ी और यकीन करो मैं तो दाद देता हूँ उसकी हिम्मत की। सनोबर खान और उसके 5 वहशी दोस्तों को इस उम्र में अकेले भुगतना इतना भी आसान नहीं था। अच्छा, कमीर खान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तो गोया उसे पलवैशा ने खैरसगाली के तौर पर पकड़वाया है। इतनी भी साधा नहीं है। बाहर खान ने नफरत भरे लहजे में कहा, 1 नंबर की 420 है। सनोबर खान ने जब SS का मुतालबा किया तो उसने 15 लाख की खतीर रकम मांग ली। दूसरी सूरत में सनोबर खान के साथ इसकी यूं भी सुलह हो गई थी। इसे क्या जरूरत थी अपने पुराने आशिक को पकड़वाने की। मेरी दाईं जानब बैठे आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की सिर्फ सनोबर खान से सुलह करने ही पहुंची होगी। लाजमी बात है उसे अच्छी तरह मालूम था कि सनोबर खान सरदार कबील खान और सरदार जहादाद खान के कातिल से बदला लेना चाहेगा और ऐसी सूरत में वो अपने आशिक की बलि चढ़ा देगी। ये बात भी दिल को लगती है। बाहर खान और कमीन खान इस बात में सर हिलाने लगे। मैं बात कर सकता हूँ कमांडर। खामोश बैठे हुए ड्राइवर ने पहली बार जुबान खोली। कहो दिलशाद खान। बाहर खान के साथ बाकी दोनों भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सच्ची बात तो यह है कि मैं पलवाशा खान वजीर का पुराना चाहने वाला हूँ। पुराने से मेरी मुराद यही कुछ 6-7 माह पहले की बात है, जब यह मुजाहिदीन के कम से बाहर निकली थी। मैं इसे लड़का ही समझता था। उस वक्त ये सरदार कबील खान के बारे मालूमात हासिल करने के लिए उसके करीबी मुहाफिज सुहेल खान को नवाज रही थी। उस गद्दार की 5 घी और कड़ाही में सर था। उसे जो कुछ पूछना होता तन्हाई की एक मुलाकात के बदले उगलवा लेती थी। अभी सरदार कबील खान की शहादत के वक्त सुहेल खान भी मारा गया। उसे अपने किए का अच्छा बदला मिला। खैर वो पुरानी बात है। मैं अभी कुछ और बताना चाह रहा था। पलवशा खान का असल चक्कर मनोहर खान नामी एक जवान से चल रहा है। यकीन मानो बहुत खूबसूरत मर्द है और यह हरामजादी उस पर बुरी तरह से फरीदता है, मगर मुनव्वर खान काफी समझदार और होशियार है। उसने वक्ती तौर पर पलवशा से ताल्लुकात कायम किए रखे, मगर वो हमेशा के लिए नहीं फंसना चाहता। बल्कि सच तो ये है कि ऐसी लड़कियों को बस वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मोहतरमा उस पर शादी के लिए जोर दे रही है। जिस मामू के यहाँ उसने परवरिश पाई है उसने उसके रिश्ते के 15 लाख मांगे हुए हैं और मुनव्वर खान ने
साफ तौर पर पलवैशा को बता दिया है कि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं है। तभी उस फाहिशा को सनोबर खान से मिलने का ख्याल आया और दरमियानी वास्ता मैं बना। दिलशाद खान ने मुकरू अंदाज में कहका लगाया, मैं यूं भी काफी अरसे से उससे मुलाकात का मुतमन्नी था। इसी बहाने चंद घंटों की मुलाकात मेरे हिस्से में भी आ गई। सरदार सनोबर खान ने भी जरगे के बाद उसकी भोली भाली और मासूम सूरत देखी थी। मेरे जिक्र करने पर ही वो भड़क उठा और फौरन मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 2 रातें सरदार सनोबर खान और उसके साथियों की खिदमत करके मोहतरमा ने अपने गुनाह माफ करवाए और अपने आशिक को पकड़वा कर 15 लाख खड़े कर लिए हैं। यकीनन अब वो ये पैसे मुनव्वर खान को देगी ताकि वो उसकी माँ और मामू को देकर उसका रिश्ता मांग सके। लेकिन उम्मीद यही है कि मुनव्वर खान फिर भी उससे शादी नहीं करेगा। यूं भी उसके सामने पलवैशा का किरदार खुली किताब की तरह है। अबे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, हमें हवा ही नहीं लगने दी। हाँ, वार खान ने दिलशाद खान की गर्दन पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। मतलब आपका भी दिल आया हुआ है। दिलशाद खान ने कहका लगाया। मेरे दाएं बाएं बैठे दोनों आदमियों ने उसका साथ दिया। बात तो कुछ ऐसी ही है। बहार खान ने बेशर्मी से एतराफ किया। तो कितना खर्च कर सकती हो? दिलशाद खान ने बड़े एतमाद से पूछा था। बहार खान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अब मुझे क्या पता वो कितने पर मानती है, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। बहरहाल मैं उससे मिलकर आपको बता दूंगा। दिलशाद ने कमांडर को तसल्ली दी। पलवैशा के बारे उसकी बकवास सुनकर मेरे बदन से गोया जान निकलती जा रही थी। उसके मासूम और भोले चेहरे के पीछे इतना मकरू और गलीज चेहरा छुपा होगा, इस बारे तसव्वुर करना तो दरकिनार। अगर मेरी गिरफ्तारी से पहले कोई ऐसी बात करने की कोशिश भी करता तो मैं उसके सर में गोली उतारने में एक लम्हा न लगाता। मगर पलवैशा ने मेरी आंखों के सामने उनसे रकम वसूल की थी। दिलशाद के कहने के मुताबिक परसों रात वो सनोबर खान का पहलू गर्म कर रही थी और यह बात मुझे इसलिए भी सच लगी कि उस रात को काफी देर कोशिश करने के बाद भी उससे राब्ता नहीं कर सका था। हालांकि उससे 2 दिन पहले रात को 11 बजे तक वो मेरी मुंतजिर थी। गुज़िश्ता रात भी उसने मुझे मिलने के पैगाम के अलावा कोई बात नहीं की थी। गाड़ी अंगुराड़े से होती हुई जनूब की तरफ मुड़ गई। ये वही सड़क थी जो खड़कले से होकर कबील खान की हवेली की तरफ जाती थी। कबील खान की इस हवेली की तरफ जहां पलवैशा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस सड़क पर जाते हुए मुझे अपना यार सरदार याद आया और उसके साथ ही पलवैशा के साथ होने वाली लड़ाई याद आ गई। उसे गिरफ्तार करके मैंने उसकी खूब पिटाई की थी और आज उसने अपना बदला ले लिया था। तबाहशुदा कोठी तामीर हो चुकी थी, बस रंगो रोगन का थोड़ा बहुत काम रहता था। यकीनन कबील खान के जानिशी के भी वही मशागल थे जो खुद उसके रहे थे। यूं भी उसके बारे काफी कुछ मुझे उसके आदमियों की जुबानी ही मालूम हो गया था। हवेली के एक कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कमरे में मौजूद चारपाई और बिस्तर देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मेरे ख्याल में सनोबर खान के सामने ले जाकर उन्होंने मुझे कत्ल कर देना था और पलवैशा से धोखा खाने के बाद मुझे भी पनाह लेने के लिए कब्र से बेहतर जगह कोई महसूस नहीं हो रही थी। वो जो मेरे ताईं मेरे दिमाग से औरत जात के बारे पलने वाली गलत सोचों को खुरचने आई थी, वो तो पहले वालियों से कई हाथ आगे निकली थी। माहिन के सिर्फ एक मर्द से गलत तल्लुकात थे और मेरी नजर में मासूम और गैरतमंद पलवैशा कोई भी काम निकालने के लिए अपने जिस्म का दस्तरख्वान किसी के सामने भी सजा सकती थी, चाहे वो कोई आम मर्द हो चाहे सरदार वगैरह। जेनिफर ने वतन की खातिर मुझसे मोहब्बत जताई थी और पलवैशा ने पैसे के हसूल के लिए अपनी चाहत का ड्रामा रचाया। रुमाना ने मुझसे अपनी शादी छुपाई थी और पलवैशा 10-12 माशकों का जिक्र गोल कर गई थी। हर नई लड़की ने मुझे नए तरीके से धोखा दिया था। तमाम ने अपने चेहरों पर मुख्तलिफ किस्म के नकाब चढ़ाकर अपने असल को छुपाए रखा। चेहरे बदल बदल कर मुझे मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। यकीनन मैं अहमक और बेवकूफ था। कितनी चालाकी और कैसी मंसूबाबंदी से उसने मुझे फांसा था। उसके साथ बिताए शब रोज याद करके मेरी आंखें भीगने लगी। उसके लहजे में कितनी चाहत और मिठास उबल रही होती थी। कैसी बेसाख्तगी और बर्जिस्तगी से वो मोहब्बत का इजहार किया करती थी। क्या वो सब झूठ और दिखावा था? मैंने खुद से सवाल किया। अगर वाकई वो मतलब परस्ती और खुद गर्जी का धंधा कर रही थी और वैसे वो अपने बदन की रिश्वत देकर हर काम निकलवाने की आदी थी, तो ये दावत उसने मुझे क्यों नहीं दी? मुझे कभी उसकी हरकत में क्यों सस्तापन नजर ना आया? मेरे लिए उसने अपने खूबसूरत जिस्म का दस्तरख्वान क्यों नहीं सजाया कि मेरे साथ तो उसने कई रातें बिता दी थी? क्योंकि तुम सरतापा उसकी मोहब्बत में डूबे हुए एक अहमक आदमी थे। मेरे दिमाग ने मेरे सवाल का जवाब देने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। भूल गए किस तरह शादी में रक्स कर रही थी? क्या शरीफ लड़कियां इस तरह मर्दों के दरमियान बेफिक्री और बेतकल्फी से नाच सकती हैं? मेरे दिल ने कमजोर सा एहतजाज किया। उस वक्त वो लड़के के रूप में थी, बल्कि वो बचपन ही से एक लड़का बनकर जिंदगी गुजार रही थी। ऐसी लड़की को रक्स करने में क्या चीज माने हो सकती है? मोहतरम, तुम्हारी गोद में किस खुशी में तशरीफ फरमा हो गई थी?
और वो मुराद कौन था जो उसके गालों पर हाथ फेर रहा था? क्या किसी भी मौका पर उसने अपने बदन को तुमसे रोशनास कराने में कोई बुखल बरता? मोटरसाइकिल पर किस बेतकल्फी से तुम्हें अपने पीछे सवार करा लिया, और जब मोटरसाइकिल पर तुम्हारे पीछे बैठी तो ऐसे जुड़ कर बैठी गोया तुम उसके शोर ही तो हो। चारपाई पर अपने साथ सुलाने में एक लम्हे को भी न झिझकी। उसके अलावा भी कई मौकों पर उसने तुम्हें ऐसे इशारे दिए जिनका वाज़ेह मतलब यही बनता था कि अपना हाथ जरा सा आगे बढ़ाकर तुम उसे हासिल कर सकती हो। अब तुम्हारे अंदर ही ऐसे जरासीम मफकूद थे तो उसमें उसकी पारसाई का क्या अमल दखल? दिमाग के दलाइल हमेशा भारी होते हैं। इस वक्त भी मेरे दिल के पास उन दलाइल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी कमबख्त दिल उसकी तरफदारी से बात नहीं आ रहा था। उसके साथ बिदाया वक्त किसी फिल्म की तरह मेरी बसारतों के सामने गुजरने लगा। थोड़ी देर पहले बहार खान ने बड़े यकीन से कहा कि पलवैसा ने खुद ही मेरी तरफ कदम बढ़ाकर अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। हालांकि उसे हमारे तल्लुकात की शुरुआत के बारे कोई मालूमात नहीं थी। बस पलवैसा की फितरत को देखते हुए उसने जो दावा किया था वही असल हकीकत थी। पलवैसा ने शुरू दिन ही से खुद को मेरे करीब करना शुरू कर दिया था। कभी खुद को घूरने का कहकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करना, कभी अपनी माँ से रिश्ता मांगने की तरगीब देना, गाहे गाहे अपने दिल फरेब बदन के लम्ब से रोशनास कराकर मेरे जज्बात को उभारना, और इस तरह उसने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके ही छोड़ी। वो अपने आप को न सिर्फ खूबसूरत समझती थी बल्कि उसका इजहार करने में जरा भी नहीं शर्माती थी। मैं उसकी हर हरकत को शौकी शरारत का नाम देता रहा। उसने बिला वजह मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था और अपना मतलब पूरा करने के बाद मेरी जान छोड़ने की बजाय मेरा सौदा कर दिया। अपने महबूब के हसूल के लिए उसे 15 लाख चाहिए थे, और उस रकम के हसूल के लिए मुझे उस पलवैसा ने मुझे बेच दिया जो कहती थी मैं अगर दूर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। और दूर होने पर उसने अपनी जान तो नहीं ली थी, अलबत्ता मुझे मौत के हवाले जरूर कर दिया था। यह सब मेरी बेवकूफी और हुस्न परस्ती की वजह से हुआ है। मैं खुद को कोसने लगा और आजाद से इतनी मर्तबा धोखा खाकर भी मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। एक ऐसी लड़की जिसे मैंने तशद्दुद का निशाना बनाया, खूब जदोकोब किया, और वो बजाय नफरत करने के मेरी मोहब्बत में मुबतला हो गई। मोहब्बत भी ऐसी कि मेरे बगैर एक दिन गुजारना उसे कारेदार लगने लगा। वाह वाह राजा मियाँ वाह, कुछ तो अकल की होती, थोड़ा सा तो सोचा होता। ऐसी खूबसूरत लड़की बस तेरे ही इंतजार में तो थी कि तुम जैसा गुलफाम उसे और कहाँ मिलना था। अचानक मेरे दिमाग में जैसे किसी ने सरगोशी की कि उसने तो अपना मतमाए नजर तुम तक पहुंचा दिया था। जब तुमने कहा था कि तुम उसे शहजादियों की तरह रखोगे तो उसने बज़ाहिर हंसते हुए यही कहा था ना कि एक गरीब फौजी के पास इतनी ताकत कहाँ कि अपने ख्वाबों की शहजादी को शहजादियों की शान और शौकत मुहैया कर सके। मुझे तो लगता है अम्मी जान ने जो मुतालबा रखा है उसे पूरा करने के लिए भी आप चंद साल की मोहलत न मांग लें। और जब मैंने जवाब में कहा था अगर ऐसी बात थी तो किसी दौलत वाले से मोहब्बत करना थी ना, एक गरीब फौजी के पीछे क्यों पड़ गई हो, तो किस डटाई से उसने जवाब दिया था बस क्या करूं यार, जब अमीर न मिले तो गरीब ही पर इक्तिफा करना पड़ता है। वो तो हर मरले पर मुझे ये बावर करवाती रही कि उसे पैसों से कितना प्यार है। बस मेरी ही आंखों पर हमाकत की ऐसी पट्टी बनी हुई थी कि उसकी मोहब्बत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी समझ में उसकी चालें आ गई थी, लेकिन उस समझ का भी क्या फायदा, जो नुकसान मुझे पहुंचना था वो पहुंच चुका था। हार कर अपनी हार की वजूहात को समझने का दावा करना एक हमाकत ही तो थी। समझ जाता हूँ चालों को, मगर कुछ देर लगती है, वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। मैं दिल की तबाही के साथ साथ जिंदगी की बाजी भी हार गया था। जाने कितनी देर चारपाई पर लेटे मैं उन्हीं ख्यालात में खोया रहा। पलवैसा के धोखे ने मुझे जीने से बेजार कर दिया था। उस वक्त मुझे मरने का कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बस अफसोस था तो इस बात का कि मैं उस धोखेबाज और काबिल नफरत लड़की से बदला नहीं ले सकता था। उसके सर में कोई गोली उतार कर अपने दिल में जलते अलाव पर पानी नहीं डाल सकता था। उसे एक मर्तबा फिर बांध कर उसे ऐसे बेहमाना तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकता था कि जिससे उसकी रूह भी कांप उठती। ये सोचते हुए एकदम मेरे अंदर से तमस्खराना कहका बुलंद हुआ, अगर मौत से बच गए तो क्या इतनी जुरात है कि उस पर तशद्दुद कर सको? खाली बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। अगर वो अब भी तुम्हारे सामने आकर दो आंसू बहा दे तो तुमने उसे गले लगाने में एक लम्हा भी जाया नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उससे नफरत है। मैंने अपने अंदर से उठने वाली आवाज को झुटलाना चाहा, मुझे उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा यूं ही मेरी नजरों के सामने लहराता रहा। काश तुमने मेरी आंखों के सामने रकम वसूल न की होती, कम अज कम मैं आसानी से मर तो लेता।
मौत के साथ मुझे तुम्हारी बेवफाई और धोखे की अजियत तो ना झेलना पड़ती। तुम्हें तो अपने फेल पर इतनी भी नदामत नहीं हुई कि तुम मेरा सामना करने से शर्मा सको। हालांकि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। पहली लड़ाई भी एक गलत फहमी का नतीजा थी। तुम पर तशद्दुद करना भी मेरी गलत फहमी सही, मगर उसकी वजह से मैं इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक तो नहीं ठहरता था कि तुम मुझे उन्हीं दुश्मनों के हवाले कर दो जिनके खिलाफ हम शाना बिशाना लड़ते रहे हैं। और तुम्हारा ये गुमान भी गलत है कि मैं गरीब हूँ। तुम्हारा महबूब 15 लाख देने का रवादार नहीं, जबकि मैं 50 लाख देने पर तैयार था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया पलवैसा? क्यों? आखिर क्यों? मेरी आंखों के गोशे भीगने लगे। बेइंतहा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने वाले स्नाइपर को एक बेवफा ने धोखा देकर रुला दिया था। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर कहा करते थे कि स्नाइपर का दिल लोहा और एहसासात पत्थर होते हैं। उसे बस अपने मकसद से गर्ज होती है, ना उस पर मौसम असरअंदाज होता है और ना माहौल की सख्ती। भूख और प्यास उसके लिए बेमानी होती है, थकना वो नहीं जानता। नींद उस पर काबू नहीं पा सकती और शिकस्त का लफ्ज उसने अपने लुगत से निकाला होता है। क्या मैं वाकई स्नाइपर हूँ? थका हारा शिकस्त खोरदा जो एक धोखेबाज के लिए रो रहा है? यकीनन मैं स्नाइपर नहीं हूँ। यकीनन मैं अपने उस्तादों के लिए नदामत और शर्मिंदगी का बायस हूँ। बुज़दिल, टरपोक, एक सहमा हुआ शख्स जिसे बस औरत से धोखा खाना आता है, जो दो प्यार भरे बोलों पर जिंदगी भर साथ निभाने के सपनों में खो जाता है, जो एक लड़की के लिए अपने फर्ज से गाफिल हो जाता है। दरवाजे पर होने वाले खटके को सुनकर मैंने जल्दी जल्दी आंखों को साफ किया। दरवाजा खोलकर एक शख्स खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। एक मुसल्ला शख्स मुझ पर नजर रखने के लिए उसके हमरा था। मुसल्ला शख्स चौकन्ना होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और दूसरा खाने के बर्तन लकड़ी की मेज पर रखकर खामोशी से वापस मुड़ गया। मैंने कलाई पर बंदी घड़ी पर नजरें दौड़ाई। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में जलने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी ने मुझे अंधेरा होने का पता ही नहीं लगने दिया था। मैं सुबह को नाश्ता करके डीबलाग से रवाना हुआ था। बकिया दिन बगैर खाए पिए उसी हंगामे की नजर हो गया था। उसके बावजूद मुझे जरा सी भूख महसूस नहीं हो रही थी। मैं खाने के बर्तनों को छुए बगैर उल्टी सीधी सोचों से अपने गम को बढ़ावा देता रहा। घंटे डेढ़ बाद वही 2 आदमी खाने के बर्तन समेटने आए। खाने को जूं का तू पड़ा देखकर बर्तन ले जाने वाले ने हैरानी से पूछा, तुमने खाना नहीं खाना? मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। 1-2 लम्हे मेरे जवाब का इंतजार करने के बाद उसने कंधे उचकाते हुए मेज पर धरे बर्तन उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जानता था कि सरदार भी परेशान होगा और जाने मेरे बारे क्या सोच रहा होगा। वो ज्यादा देर तक मेरे गायब होने को नहीं छुपा सकता था। सुबह तक तो यकीनन उसे किसी को बताना पड़ जाता, बल्कि अब तो वो भी फंस गया था। मेरे गायब होने की कोई मुदल्लल वजह उसके पास नहीं थी। मैं आज सुबह उसके साथ डी ब्लॉक से बच्चा नराय जाने के इरादे से निकला था। उसके बाद मैं लामखील की तरफ क्यों गया था, उसका जवाब यकीनन सरदार के पास मौजूद नहीं था कि उसने किसी मुतलका जिम्मेदार को मेरे जाने की फौरी इत्तला क्यों नहीं दी। मेरे गायब होने के बारे वो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता था कि इसमें मेरा नुकसान था। फौज की नौकरी ऐसी नहीं है कि उसमें जरा सी बेकायदगी की भी गुंजाइश निकल सके। अलबत्ता इस मामले को औरंगजेब साहब संभाल सकते थे। अब न मालूम सरदार उसे बताता भी था या नहीं, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसको बताने के अलावा सरदार के पास कोई चारा भी नहीं था। शायद कुछ नाजरीन के दिमाग में ये सवाल उठे कि जब हम वहां बगैर किसी रोक टोक और मर्जी के इतना अरसा गुजार सकते थे, तो यूं मेरा गायब होना इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, जबकि इससे पहले भी तो मैं इतना अरसा गायब रह चुका था। लेकिन ऐसा सवाल सिर्फ उन साबीन के दिमाग में उठेगा जो फौज के माहौल से नावाकिफ है। बाकी पहले जो मैं गायब रहा था उस वक्त मेरा जाना अहकामात ही के तहत था, और अब तो मुझे किसी मखसूस जगह पर जाने का हुक्म मिल चुका था, और वहां पर मौजूद मेरे साथी का ना तो मेरे साथ राब्ता था और ना मेरे गायब होने का उसके पास कोई जवाज था। सुबह रात ही की तरह एक आदमी मेरे लिए नाश्ता लेकर आया, जबकि एक मुसल्ला आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर मुझ पर नजर रखे हुए था। नाश्ता लाने वाला लकड़ी की मेज पर नाश्ते के बर्तन रखकर वापस मुड़ गया। उसके जाने के बाद भी मैंने नाश्ते की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। बगैर कुछ खाए पिए मुझे 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी। उस वक्त मेरी हालत फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम की सी थी। मैं जानता था कि सनोबर खान ने जल्दी ही आकर कबील खान और जादाद खान की हलाकत के बदले मुझे कत्ल कर देना है, लेकिन यह भी सच है कि उस वक्त भूख न लगने की वजह जान का खौफ नहीं था। एक पाकिस्तानी फौजी को भर्ती होने के साथ मौत से डरना छोड़ना पड़ता है, जबकि एक स्नाइपर जिस वक्त अमली जिंदगी में कदम रखता है तो हर मिशन पर जाने से पहले वो खुद को गोया मौत के हवाले कर रहा होता है।
मुझे बस पलवैशा का दुख अंदर से चीरे जा रहा था। उसका धोखा देना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई लड़की इतनी अच्छी अदाकारा भी हो सकती है। आंखें बंद करते ही उसकी चाहत भरे जुमले, मोहब्बत भरी बातें, मेरे लिए परेशानी जाहिर करना, शादी की बात सुनकर खुशी का इजहार करना, मेरी हिफाजत के लिए फिक्रमंद होना, ये तमाम बातें ऐसी थीं जो गोया मेरे दिल को शिकंजे में भींच रही थी। हमेशा साथ निभाने के वादे करने वाली ने सिर्फ मेरा साथ नहीं छोड़ा था बल्कि मुझे बेच दिया था। मेरा रकीब इतना खुशकिस्मत था कि उसके हसूल के लिए मेरी महबूबा ने मेरा सौदा कर दिया था। घंटा भर बाद वो नाश्ते के बर्तन लेने आए। नाश्ते को वैसे का वैसा पड़ा देखकर मुझे कुछ कहे बगैर वो बर्तन वापस ले गए। वो पूरा दिन मैंने बगैर कुछ खाए पिए गुजार दिया। उस दौरान मुझे थोड़ी नींद आई और पलवैशा धम से मेरे ख्वाबों में आन धमकी। वो मुंह बसोरते हुए जाने कितने गिले शिकवे कर रही थी और मैं उसका सर गोद में रखकर उसके छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। आंखें खुलने पर वही कैदखाने की घुटी घुटी फिजा और हिज्र फराक का पुरअज़ियत मौसम नजर आया। रात के वक्त भी मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कमजोरी महसूस होने लगी थी। मजबूरन मैंने चंद निवाले लिए थे। दुख शुरू में अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान संभलने लगता है। अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है कि इसमें भूलने का मादा वाफिर मिकदार में वदियत कर दिया है। इंसान बहुत जल्द ही अपने ग़मों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर लेता है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लग गया था। गोपाल वैशा के फेल से मुझे नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत पहुंची थी, लेकिन उस अज़ियत को लेकर मैं कब तक खुद को सजा देता रहता। पलवैशा ने अपना ज़र्ब दिखा दिया था। वो एक खुदगर्ज और मतलब परस्त लड़की थी। उसे दिल देना तो मेरी गलती थी ही। अब उसकी असलियत जाहिर होने के बाद खुद को कोसते रहना और उसके जाने का मातम करते रहना कहाँ की अक्लमंदी थी। सबसे बढ़कर मैं मौत की दहलीज पर पहुंच गया था। दुश्मनों की कैद में पड़े रहकर अपनी मौत का इंतजार करना मुझे किसी तौर जेब नहीं देता था। वहां से फरार होने की कोशिश न करना अपने साथ खुली ज्यादती ही तो थी। मैं एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर था और एक स्नाइपर को जिंदगी की आखिरी सांसों तक लड़ने की हिम्मत करते रहना चाहिए। खाना खाने के बाद मैं वहां से भागने के मंसूबे बनाने लगा, मगर मेरी सोचें घूम फिरकर पलवैशा की जात पर आ ठहरती। बकौल शायर, उधेड़ डाले है पखिए तेरी जुदाई ने, कि खा गया है तेरा गम कतर कतर के मुझे। उसका गम, उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसकी यादें, उसका हंसना है, उसकी शौकियां, शरारतें, उसकी मोहब्बत, उसकी अदाएं और फिर उसका धोखा देना, उसकी बैरारवी, उसका गलीज करदार। पता नहीं उसके बारे क्या क्या सोचता रहा। मेरे अंदर तो ऐसे झक्कड़ और आंधियां चल रही थी जो हर चीज को खसो खशाक की तरह बहा देती हैं। 3 दिन गुजरने के बाद मैंने तंग आकर खाना लाने वालों से सनोबर खान के बारे में पूछा। सनोबर खान कब आएगा? वो रात के खाने पर बर्तन उठाने आए थे। बर्तन उठाने वाले ने हैरानी भरे लहजे में जवाब दिया, सरदार तो यही मौजूद है। हैरानी उसे मेरे बात करने पर हुई थी, क्योंकि जब से मैं कैद हुआ था पहली बार मैंने जुबान खोली थी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उन्हें इतला दे दूंगा। वो बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे कदमों की चाप कमरे की तरफ आती सुनाई दी, जो मेरे कैद खाने के सामने आकर रुकी थी। दरवाजा खोलकर करख्त शक्ल सनोबर खान अपने 4 मुहाफिजों की मईत में अंदर दाखिल हुआ। एक मुहाफिज ने फोम की आरामदेह कुर्सी उठाई हुई थी। मेरी चारपाई के सामने कुर्सी रखकर चारों मुहाफिज मेरी चारपाई को घेर कर खड़े हो गए थे। सनोबर खान नशिस्त संभालते हुए बोला, कहो मोहतरम सलीम शाह, ज़ीशान हैदर या राजू साहब। उसके लहजे में तंज की बू साफ महसूस की जा सकती थी। उसके राजू कहने पर मैं चौंक गया था, क्योंकि राजू तो बस मुझे पलवैशा कहा करती थी। तुम्हें मेरा नाम राजू कैसे मालूम? उस दिन पलवैशा खान वजीर ने मेरे सामने ही तुमसे बात की थी, सनोबर खान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और मुझे गिरफ्तारी के दिन कमांडर बाहर खान और उसके साथियों के मुंह से सुनी हुई बातों पर फौरन यकीन आ गया था। उन्होंने सनोबर खान की गैर मौजूदगी में यही बात कही थी। आपने यूं कैद में रखने का मकसद पूछ सकता हूँ? अपना कसूर मालूम होने के बाद ये सवाल बेमानी ही रह जाता है, और अगर कसूर मालूम न हो तो सरदार कबील खान और सरदार जहादाद खान को कत्ल करने वाले के मुंह से मासूमियत भरी गुफ्तगू सुनकर अजीब लगता है। मैंने कहा, सरदार कबील खान की कातिल पलवैशा खान वजीर है, जबकि सरदार जहादाद खान को मैंने अपने दिफा करते हुए कत्ल किया है। यकीनन असूली तौर पर मैं बेगुनाह ठहरता हूँ। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी और उसने पश्तो का एक मुहावरा बोला, जिसका मतलब सादा उर्दू में यही बन रहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। इसमें तंज करने की क्या बात है? शालूम में होने वाले जरगे में इस बात की बड़े मुफसिल अंदाज में वजाहत हो चुकी है। अलबत्ता अगर उसके बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल किया हो तो मुझे मोर्दे इल्जाम ठहरा सकते हो। जरगे में तो तुमने काफी सारे झूठ बोले थे, सिर्फ अपना फौजी होना छुपाया था। वो फलसफियाना लहजे में बोला, एक झूठ बोलने वाले की बातों में झूठ सच का इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है।
आप मेरे साथ झूठ को रहने दें, बस इतना बता दें, क्या जहादाद खान ने अपने लश्कर के जरिए मुझे घेरे में नहीं ले लिया था? और क्या उस वक्त मेरा फायर करना अपने दिफा के लिए नहीं था? इस हवेली की तबाही, कबील खान, उसके साथ मौजूद 20 के करीब आदमियों का कत्ल, गाड़ियों की तबाही, रोशन खान, अनारगुल, शमस खान, खाइस्ता गुल वगैरह का कत्ल, इन तमाम को मैं किस खाते में डालूं? वो किसी वकील की तरह मुझ पर जिरा कर रहा था। सरदार सनोबर खान, इन फजूल बातों में पड़ने की बजाय मुझे सिर्फ इतना बता दें, तुम्हारा इरादा क्या है? अगर बदला लेना चाहते हो तो देर किस बात की? सनोबर खान ने कहका लगाते हुए कहा, समझो तुम्हें उम्र कैद हो गई है, और मेरा ख्याल है फांसी से उम्र कैद बेहतर होती है। मैं चंद लम्हे उसकी आंखों में घूरता रहा, जिनमें मेरे लिए जर्रा बराबर भी नफरत मौजूद नहीं थी। उसका लहजा उसके अल्फाज के साथ मेल नहीं खा रहा था। मैं बगैर लगी लिपटी रखे बोला, तुम्हारे लहजे में ना तो वो नफरत मौजूद है जो मुझे दुश्मन समझते हुए असूली तौर पर होनी चाहिए थी, और ना तुम्हारी कैद में मुझे कोई जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई है। इसका साफ मतलब यही है कि तुम्हारा मकसद मुझे कत्ल करना नहीं है। उसने इस बात में सर हिलाया। तो मेरा सवाल हुनूस बाकी था, तो ये कि चंद दिन आराम करो, फिर बातचीत होगी। आराम काफी हो गया है, मैं उसका जवाब जानने पर मसर रहा। बेसब्री अच्छी नहीं होती जवान, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। कैद होना बजाते खुद एक तकलीफ ही होती है। वो मानी कर लहजे में बोला, अगर ताउन किया तो कैदो बंद की तकलीफ से जान छूट जाएगी। पलवाशा के मुतल्लिक एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे लहजे में न जाने कौन सी ऐसी बात थी कि उसके होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई, और वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा एक ड्राइवर है दिलशाद खान। जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए उससे 2 दिन पहले वो पलवाशा खान वजीर का पैगाम लेकर आया कि अगर मैं उसे कुछ न कहने का वादा करूं तो वो मुझसे मिलना चाहती है। सीधी सी बात है जवान, मैंने जरगे के दौरान उसे देखा हुआ था। वो एक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर से उसने हुलिया भी अपना ऐसा बनाया हुआ है जो उसे और पुरकशिश बना देता है। सच कहूं तो मेरा दिल उसे देखते ही बेईमान हो गया था। दिलशाद की बात पर मैंने फौरन वादा कर लिया कि उसे कुछ नहीं कहूंगा। बस उसने आकर पूरी रात मुझे खुश किया और अगली रात मेरे खसूसी दोस्तों को नवाजा। उसी असना में तुम्हारा जिक्र चल निकला। मेरे एक दोस्त को तुम्हारी जरूरत थी, बस पलवैशा खान ने तुम्हें पकड़वाने के लिए 15 लाख का मुतालबा किया और मेरा दोस्त मान गया। बाकी की कहानी तुम्हें मालूम होगी। उसने मनोअन वही बात मुख्तसर लफ्जों में थुराई थी जो इससे पहले मैं दिलशाद खान और बहार खान की जुबानी सुन चुका था। इतने पैसों का उसने क्या करना था? पता नहीं। उसने कंधे उचकाए हुए लाइल्मी का इजहार किया। बस उसने मुतालबा किया और मेरे दोस्त ने रजामंदी जाहिर कर दी। तुम्हारे दोस्त का नाम जान सकता हूँ? 2-3 दिनों तक वो खुद तुम्हें शर्फ मुलाकात बख्शेगा। वैसे मेरा ख्याल था कि तुमने सरदार कबील खान और सरदार जहादाद खान का बदला लेने के लिए मुझे पकड़ा है। इस मौजू को रहने दो। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। किसी चीज की जरूरत हो तो खाना लाने वालों से कह दिया करो। उसके उठने पर चुकन्ना मुहाफिजों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसके बाहर जाने के बाद वो तमाम भी बाहर निकल गए और मैं उसके मज़कूरा दोस्त के बारे सोचने लगा, आखिर वो कौन था और मुझे पकड़वाने के लिए उसने इतनी खजीर रकम क्यों खर्च की थी। लेकिन काफी देर सर खपाने के बावजूद मेरा जहन कोई अंदाजा लगाने में नाकाम रहा था और बस यही सोचते सोचते मेरी जहनी रोह दुश्मन जान की जानिब पलट गई। बेवफा, धोखेबाज और बद किरदार होने के बावजूद मैं उससे नफरत करने में नाकाम रहा था। दिमाग उस पर थू थू कर रहा था, मगर अहमक दिल न जाने किन खुश फहमियों में गुम था। शब रोज उसी बेकैफी, उलझन और परेशानी में गुजर रहे थे। सनोबर खान से मुलाकात के बाद इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि उसने मुझे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद के लिए पकड़ा है। सनोबर खान से मुलाकात के तीसरे दिन करीबन 11 बजे 4 मुसल्ला अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए और मुझे साथ लेकर चल पड़े। मुझे वहां आए हुए हफ्ता होने को था और इस दौरान पहली बार मैं इस कैद खाने से बाहर निकल रहा था। हवेली की तामीर में पुराने नक्शे ही को सामने रखा गया था। अंदरूनी हवेली में पहले की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक जानिब खसूसी मेहमान खाने के लिए अनेक्सी जैसे बनाई गई थी जिसकी हदबंदी ईंटों की छोटी छोटी दीवार से की गई थी। पहले यहाँ बांस की लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी। पलवाशा मुझे पहली बार इसी अनेक्सी में टकराई थी। उस वक्त मैंने उसे लड़का समझा था। सख्त मुकाबले के बाद कहीं जाकर मैं उस पर काबू पाने में कामयाब हो सका था। मेरी जहनी रोह फिर उसी की जानिब बहने लगी जिसने मुझे कहीं का न रहने दिया था। शायद कुछ अरसा बीतने के बाद ही उसकी जानलेवा यादों से जान छूट पाती। यह भी मुमकिन था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी याद मेरे दिमाग का नासूर बनकर मुझे किसी काम का भी न रहने देती। धोखाधड़ी और बेवफाई के साथ साथ उसकी बहरा रवी भी तो मेरे लिए एक अजाब ही थी। अनेक्सी के दरवाजे पर जाकर वो रुक गए थे। उसी वक्त दरवाजा खोलकर सनोबर खान बाहर निकला। मुहाफिजों को वहीं ठहरने का इशारा करते हुए मुझसे बोला, तुम अंदर जा सकते हो। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। पहला कमरा ड्राइंग रूम की तरह सजाया गया था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और वस्त में आरामदेह और कीमती सोफे रखे हुए थे।
एक सोफे पर बैठे अमेरिकन गोरे को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। उसके साथ ही पड़े दूसरे सोफे पर काली जीन्स पर सफेद कमीज पहने एक नेग्रो दुशीजा बैठी थी। उसका रंग जरूर काला था, मगर नकुश आम कालों की तरह बहुत ज्यादा भद्दे नहीं थे। उसके काले घने बाल बमुश्किल कंधों को छू रहे थे, जबकि नीली आंखें मुझ पर गड़ी थीं। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे नामालूम सी शनासाई का एहसास हुआ, जिसकी तोजीह से मैं कासिर था। नपे तुले कदम रखता हुआ मैं उसके सामने जा बैठा। मुसाफा करने या हेलो हाय करने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। सनोबर खान भी बाहर ही रह गया था। यकीनन अमेरिकन उसके माई बाप और आका थे। उनके अहकामात की तामील करने पर ही ऐसे गद्दार सरदारों को डॉलर मिलते हैं, जिनके बलबूते पर ये पाक आर्मी पर भोंकते हैं और नहत्ते आवाम के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हैं। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद मर्द गला खंकारते हुए गोया हुआ, तो तुम हो रिजा जीशान हाइडर। उसने मेरे नाम की ठीक ठाक मट्टी प्लीद की थी। मैंने कुछ कहे बगैर असबात में सर हिलाते हुए एक बार फिर नेग्रो दुशीजा की जानिब देखा। न जाने क्यों उसे देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। वो भी गहरी नजरों से मेरी जानिब मुतवज्जा थी। वो अपना और अपने साथी का तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम अल्बर्ट ब्रोक है और मेरी साथी का नाम ट्रेसी वालकर है। इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दे दी। जानते हो, तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया करते। अल्बर्ट ब्रोक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद की। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद उसका सबूत पेश करना आसान न हो। हम सब जानते हैं मोहतरम, बेरेट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग के बकिया सामान की तुम्हारे पास मौजूदगी वाजे कर रही है कि बैली वाडकर के कातिल तुम हो। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खंकारते हुए उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर मुंह बगाड़ते हुए बोला, उसी वजह से तुम जिंदा भी नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हदायत के बरक सरहद के इस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे में अपनी जान गंवा बैठा। कसरत नफसी है तुम्हारी, वरना सरहद पार करके ज्यादातर हमलों के अहकामात तुम्हारी जानिब से ही दिए जाते हैं और इसका वाज़ेह सबूत तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी है। मैं इस बार भी तन से बाज नहीं आया था। वो बुरा मनाते हुए बोला, जवान, मैं तुम्हारे तंजिया जुमले या गिले शिकवे सुनने नहीं, एक सौदा करने आया हूँ। अगर जान बचानी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बेपरवाही से बोला, तो किसने कहा है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ? सोच लो। मैंने इत्मीनान से कहा, फैसला करने के बाद सोचना वक्त का ज़िया कहलाता है। देखो जवान, जिंदगी बहुत कीमती है और यकीनन इसे यूं ही जाया कर देना अक्लमंदी नहीं है। अगर तुम जान की कुर्बानी देकर किसी तमगे या मेडल वगैरह के हसूल के चक्रों में हो तो क्या तुम्हारे घर वाले उस तमगे को चाटेंगे? तुम्हारी महदूद पेंशन और चंद लाख रकम के बल पर वो बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ना तो तुम जैसे गुमनाम हीरोज को कोई याद करता है और ना तुम जैसों की कुर्बानियों को सराहा जाता है। वक्त से फायदा उठाना सीखो। हमारे साथ काम करके तुम्हें दौलत और पुरसाइश जिंदगी गुजारने को मिलेगी। तुम आसानी से उस लड़की से इंतकाम वगैरह भी ले सकोगे जिसने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है। बल्कि मैं वादा करता हूँ कि 2-3 साल हमारे लिए काम करो, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे कुंबे को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगा। बकिया जिंदगी इत्मीनान से अमेरिका में गुजारना। उसके बकवास करने तक मैं अपनी और इसके दरमियान मौजूद फासले का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उस पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे यरगमाल बनाकर मैं वहां से फरार हो सकता था। इसलिए जूं ही उसकी जुबान रुकी, मैं एकदम उठकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, यूं कि उसके यहाँ नेग्रो दुशीजा ट्रेसी वालकर के हथियार निकालने से पहले उसे छाप लूं। मगर उससे पहले कि मैं उसके करीब पहुंचता, बिजली चमकने की तरह ट्रेसी अपनी जगह पर से उछली और उसके पांव की जोरदार ठोकर मेरी छाती में लगी। चूंकि मेरा भरपूर ध्यान अल्बर्ट ब्रोक की तरफ था, इसलिए मैं अपना दिफा सही तरीके में नहीं कर सका था। मैं कोहलुओं के बल दबीज कालीन पर गिरा और करवट लेता हुआ फौरन खड़ा हो गया। इतनी देर में ट्रेसी अपने दाएं पांव पर घूम चुकी थी। उसकी बाईं टांग खतरनाक अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ बढ़ी। नीचे झुककर मैंने उसका वार खता किया और उसके साथ ही एक कदम आगे लेते हुए मेरा दायां हाथ दायरवी मुक्के की सूरत उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। अपने चेहरे को हल्का सा दाएं करते हुए उसने मेरा वार खता किया और उससे पहले कि मैं दूसरा वार करता, उसकी दाईं टांग हथौड़े की तरह मेरी छाती पर लगी और मैं उड़कर सोफे पर जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन उसी लम्हे अल्बर्ट की सर्द आवाज मेरी समातों में गूंजी। तुम्हारी जर्रा सी हरकत शायद तुम्हें बेहिस्सो हरकत कर दे। उसके हाथ में खौफनाक शक्ल का 11 कट मार्क 13 mm नजर आ रहा था। मैं एकदम रुक गया। चंद कदम के फासले पर खड़ी ट्रेसी का चेहरा हर किस्म के तासरात से खाली था। अलबत्ता मुझ पर मरकूज नीली आंखों में अजीब सा इसरार पोशीदा था,
जिसकी तोजीह से मैं कासिर था। एक नेग्रो लड़की की नीली आंखें भी काफी अजीब लग रही थीं। उसका भरा भरा संडोल जिस्म मुझे किसी की याद दिला रहा था। शायद उसका बदन पलवशा की तरह था, मगर एकदम मेरे दिमाग ने उस मुशाहबत को झुटला दिया कि एक तो उसका कद पलवशा से ऊंचा था, दूसरा उसके जिस्मानी खतूत भी पलवशा के मुकाबले कुछ ज्यादा ही नुमाया थे। यकीनन पलवशा की जुदाई की वजह से मुझे हर औरत में उसकी शाबीहा नजर आने लगी थी। मुझे रुकते देखकर अल्बर्ट ने शीशे की खूबसूरत मेज पर पड़ी घंटी बजाई और अगले हिले में दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आ गया। मुहाफिजों को कहो इसे ले जाए। अल्बर्ट ने आने वाले के कुछ पूछने से पहले हुक्म दिया। जी सर। आने वाला सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। सनोबर खान ने उनकी खिदमत के लिए मुलाजिम भी ऐसा ही मुहैया किया था जो अंग्रेजी जुबान जानता था। ट्रेसी इत्मीनान भरे अंदाज में मुड़कर अपनी जगह पर बैठ गई। अल्बर्ट बरोक पिस्तौल अपनी गोद में रखकर आराम से बैठा रहा। 1 मिनट बाद ही मुझे लाने वाले चारों मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। यकीनन वो वहीं बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके माइत में मैं वापस कमरे में आ गया। मुझे कमरे में छोड़कर वो वापस चले गए। चारपाई पर बैठकर मैं कराहने लगा। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की इतनी तेज और लड़ाका हो सकती है। यकीनन अल्बर्ट उसी वजह से इतनी बेफिक्री से बैठा था। मैं ज्यादा देर आराम से नहीं बैठ सका था। दरवाजा खोलकर दोबारा चारों मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए और मुझे दोबारा कमरे से बाहर ले आए। इस मर्तबा वो मुझे कमरा दर कमरा घुमाते हुए एक अंदरूनी कमरे में ले गए, जहां उन्होंने अपने दुश्मनों से निपटने का खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर रखा था। कमरे की सफाई देखते हुए मैंने अंदाजा लगाया था कि उस कमरे का इफ्तिताह मुझसे करा रहे थे। छत में लगे कुंडों से लटकी हुई जंजीरों में मेरे हाथ जकड़कर वो बाहर निकल गए। अल्बर्ट पर काबू पाने में तो मैं कामयाब नहीं हो सका था, अलबत्ता उसके नतीजे में अपना आराम कुर्बान कर बैठा था। 15-20 मिनट बाद कदमों की चाप उभरी। आने वाला सनोबर खान था। अच्छे लग रहे हो। अंदर दाखिल होते ही उसने तंजिया अंदाज में कहा, बेवकूफ आदमी, वो हबशन 10 आदमियों से भी काबू नहीं आती और तुम अकेले उससे टकराने चले गए थे। शुक्र करो हड्डियां सलामत रह गई हैं। उसकी तंजिया बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने भी कोई इस्तफसार नहीं किया था कि मेरे जवाब का इंतजार करता। उसकी बात जारी रही। बहरहाल तुम्हारा खाना पीना और आराम तो हफ्ते भर के लिए खत्म हो गया और ये अल्बर्ट साहब का हुक्म है मुझसे खफा न होना। मेरा ख्याल है हम दोस्त नहीं हैं। मैं उसकी बात पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। हाँ, दोस्त तो नहीं है, लेकिन तुमने मेरे सरदार बनने में अहम किरदार अदा किया है और मेरी थोड़ी बहुत हमदर्दी के हकदार तो तुम ठहरते हो ना। मैंने इस्तज़ाहिया लहजे में बोला, ये भी खूब कही। गिरफ्तार करवा कर यूं मेरी हमदर्दी समेटना दिलचस्पी से खाली नहीं। सनोबर खान ने बिगड़ते हुए कहा, मैंने पहली मुलाकात में बताया था कि तुम्हें गिरफ्तार कराया तुम्हारी नाम नेहाद महबूबा ने है, बल्कि यहाँ पर तुम्हारा सौदा किया है उसने। कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब खफा होना चाहिए उस फहाशा से तुम मुझे ताने दिए जा रहे हो। मैं बगैर किसी लगी लिपटी के बोला, क्या मुझे तुम्हारे आदमियों ने गिरफ्तार नहीं किया? और गैर मुल्की दहशतगर्दों का साथ देकर अगर तुम अपने हम वतन को पकड़कर उसके सामने प्लेट में सजा कर रखोगे और साथ में ये भी कहोगे कि तुम्हें कसूरवार न समझा जाए, खासी वाहियात ख्वाहिश है। बाकी बलवैशा ने जो कुछ मेरे साथ किया उसकी कवाहत अपनी जगह, मगर उसे भी तरकीब तो तुमने दी है ना। पहली बात यह है ज़ीशान मियाँ, मैं तुम्हारा हमवतन नहीं हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता। दूसरा, इस फाहिशा ने खुद अल्बर्ट का पहलू गर्म करते हुए तुम्हारा सौदा किया था। मैं किसी तौर भी इसमें मुलव्वस नहीं था और ना मुझे तुमसे इंतकाम लेने की कोई जरूरत ही थी। अगर तुम्हें याद हो तो जहादात खान के कत्ल के बाद मैंने फौरी तौर पर जरगा बुलाकर इस मामले को निपटाया था और जरगा बुलाना भी मेरी मजबूरी थी, वरना मेरे कबीले के लोग एतराज करने से बाज न आते कि मैंने बदला लिए बगैर क्यों मुहासरा उठा लिया है। उसके बाद मैंने तुम दोनों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो फाहिशा खुद मुआफी तलाफी के चक्कर में मेरे पास आ गई। तो इतना फरिश्ता तो मैं भी नहीं था कि पास आई अयाशी की दावत ठुकरा देता। उसे माफ तो मैं यूं भी कर चुका था। उसकी आबद से कबीले के लोगों के सामने भी सुर्ख रूह हो गया था कि मैंने दुश्मन से ख्वामुखा इंतकाम ले लिया है। और यकीनन ये तो तुम जानते ही होगे कि पलवाशा ने अपने लिए जिस अंदाज की मुआफी तजवीज की थी, ये कत्ल से भी बढ़कर है। मेरा मतलब किसी शरीफ लड़की के लिए, अलबत्ता उस फाहिशा के लिए ये रोजमर्रा ही की बात थी। सनोबर खान और उसके आदमियों की कहत बयाने के बाद पलवाशा का जो किरदार मेरे सामने खुल कर आ रहा था, पहले मैं ऐसा फर्ज भी नहीं कर सकता था, मगर सनोबर खान के मुंह से उसके लिए सिवाय फाहिशा के कोई लफ्ज भी नहीं निकलता था और जो कुछ वो कर चुकी थी उसके बाद उस लफ्ज के अलावा कोई लफ्ज उसके लिए जचता भी नहीं था। सनोबर खान की तफसीली बात सुनकर मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। उसमें तो कोई शक नहीं था कि वहां पर मेरी मौजूदगी में पलवाशा ही का हाथ था। सनोबर खान को इस बारे मतऊन करना नामुनासिब ही था। यूं भी मुझे गिरफ्तार करने के बाद उसने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। अब भी मैं अपनी बेवकूफ़ी या कमजोरी के बायस इस सजा का मुस्तहिक ठहरा था। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, मैं अलाम खेल जा रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारे अमेरिकन दुश्मन, मैं तुम लोगों के बीच नहीं आऊँगा। वो मुड़कर बाहर निकल गया। मुसलसल खड़ा रहना भी इंसान के लिए एक अजाब ही होता है। उसके साथ सर से बुलंद होने वाले हाथ भी सोने पर सुहागा साबित होते हैं।
दोपहर से शाम हुई और फिर रात आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगी। सुबह नाश्ते के बाद से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से मुझे अच्छी खासी भूख प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत मुझ में मौजूद थी। इसी तरह मुसलसल खड़े रहने से मेरी टांगें शदीद थकन महसूस कर रही थीं, बाजू भी शल हुए जा रहे थे, मगर मेरा हौसला बरकरार था। इस दर्द, तकलीफ और अजियत का सराइपर के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इंसान जितना भी सख्त जान, मजबूत और हौसले वाला क्यों ना हो, ज़हनी अजियत हमेशा इंसान को शिकस्त से हमकिनार कर देती है। जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के बावजूद परवैशा के किरदार ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को स्लिप कर दिया था। उसका धोखा देना और बेवफाई करना मेरे लिए सुहाने रूह सही, मगर उससे बढ़कर उसकी बैरा रवि मुझे अजियत पहुंचाने का बाइस बनी थी। उस वक्त भी भूख, प्यास और थकन से ज्यादा मुझे उसकी याद सता रही थी। महबूब की यादें अमूमन खुशी, तस्कीन और सुकून मुहैया करती हैं, मगर उसकी याद सिवाय अजियत और जिल्लत के और कोई एहसास नहीं दिला रही थी। सारी रात यूं ही खड़े खड़ी बीत गई थी। एक एहसान उन्होंने मुझ पर यह किया था कि मेरी टांगें नहीं जकड़ी थी। इस तरह कम अज कम मैं अपने पाँव को 2-3 फीट के दायरे में हरकत दे सकता था। अगला दिन भी उसी हालत में बीत गया था। बस दोपहर को 4 मुसल्लह अफराद ने मुझे चंद मिनट के लिए खोलकर कमरे के कोने में बने बैतुल-खुला में चंद मिनट जाने की इजाज़त दी थी। बैतुल-खुला से बाहर निकलने पर उन्होंने मुझे दोबारा जकड़ दिया था। रात तक मेरी भूख प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी, लेकिन अल्बर्ट परोक्ष यकीनन मेरी कुव्वत बर्दाश्त तोड़ना चाहता था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई थी। मुसलसल खड़े खड़े मुझे कभी कभी हल्की सी ऊँग आती और यूं ही झटका लगने से मैं गिरने लगता। मजबूत जंजीरें मुझे नीचे गिरने से रोक लेती और मैं जाग जाता। खटका सुनते ही मैंने आंखें खोली। शायद किसी नई आजमाइश का वक्त आ गया था। अंदर दाखिल होने वाला अकेला आदमी था। उसका कद तो छोटा था, मगर जिस्म खूब घुटा हुआ और मजबूत था। घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे को ढांप लिया था। उसका मशकूक अंदाज मुझे हैरान कर गया था। अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार बाहर झांक कर देखा और फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके वो पीछे मुड़ा। उसने हाथ में पानी की बोतल और अखबार में लिपटी हुई कोई चीज़ पकड़ रखी थी। होंठों पर उंगली रखकर उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कमरे के कोने की तरफ बढ़ गया, जहां लोहे की एक चरखी और हैंडल लगा था, जिसके जरिए मेरे हाथों में पड़ी जंजीर को ढीला या सख्त किया जा सकता था। उसने नहायत आहिस्तगी से चरखी घुमाकर मेरे हाथों को नीचे किया। हाथों के नीचे आते ही मुझे अच्छा खासा सुकून महसूस हुआ था। करीब आकर उसने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई। वो 1.5 लीटर वाली बोतल पानी से भरी हुई थी। बोतल का ढक्कन खोलकर मैं आधी से ज्यादा बोतल पी गया था। मेरे पानी पीते ही उसने अखबार में लिपटा खाना मेरी तरफ बढ़ा दिया। 2 मोटी रोटियों के साथ चने की दाल का सालन मुझे इतना लजीज और जायकेदार लगा था कि आम हालात में भुना हुआ गोश्त भी इतना मजेदार नहीं लगता। मेरे खाना खाने के दौरान वो मेरे पास खड़ा मुझे दिलचस्प नजरों से देखता रहा। खाना खिलाकर उसने मुझे दोबारा पानी की बोतल पकड़वाई और बकिया पानी मैदे में अंडेल कर मैंने खाली बोतल उसकी जानब बढ़ा दी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए दोस्त, मैं जान पर खेल कर तुम्हें खाना देने आया हूँ। खाली बोतल बगल में दबाते हुए उसने सरगोशी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मेहरबानी की वजह समझने से मैं कासिर हूँ। उसके होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर मैं कहूँ तुम्हें सिर्फ आम खाने चाहिए, क्योंकि पेड़ गिनना बेवकूफ़ी कहलाता है। ठीक कहा, मगर एहसान करने वाले के बारे में मुतजस्सिस होना गैर फितरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, मगर ये याद रखना कि इस बारे अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो मेरे मरने की बारी तुमसे पहले आएगी। मैंने फलसफियाना लहजे में कहा, अपने खैरख्वाह को मरते हुए कौन देख सकता है। शुक्रिया। मेरी पीठ थपथपा कर वो कोने की तरफ बढ़ गया। चरखी घुमाकर मेरे हाथों को पहले वाली हालत में लाया और एहतियात का मुजाहरा करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बैठे बिठाए एक खैरख्वाह मुझे मुयस्सर आ गया था। मैं उसकी शनाख्त के बारे सोचों के घोड़े दौड़ाने लगा। आखिर वहाँ ऐसा कौन था जिसे मेरी फिक्र थी। काफ़ी देर की जहनी वर्जिश के बाद मेरे दिमाग में खुशहाल खान और काबुल खान महसूद का ख्याल आया। जब हमें जहादाद खान के लश्कर ने घेरे में लिया हुआ था, उस वक्त काबुल खान ने मुझे जहादाद खान के लश्कर की तादाद के बारे इतला देते हुए कहा था कि दुश्मनों के लश्कर में उनके आदमी भी मौजूद हैं। मुझे काफ़ी हद तक इसी बात पर यकीन आ गया था कि वो खुशहाल खान का ही आदमी है। उसके अलावा सनोबर खान के आदमियों में मेरे किसी खैरख्वाह का होना मुमकिन नहीं था। एक बार मेरे जहन में मेजर औरंगजेब का भी ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने उसी ख्याल को सख्ती से जुटला दिया, क्योंकि सनोबर खान के आदमी में मेजर औरंगजेब के किसी बंदे की मौजूदगी का मुझे ज़रूर मालूम होना था। अगली रात वो दोबारा मेरे लिए खाना और पानी ले आया। उसने मुझे खाना पकड़वाते हुए कहा, मेरा नाम सोहराब खान है। मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक खुशहाल खान महसूद से है। मैंने अपना अंदाज जाहिर करने में देर नहीं लगाई थी। ओमानी खेज अंदाज में मुस्कुराया, बड़ी जल्दी समझ गए हो।
बहरहाल मुझे इस बात का हुक्म सरदार खुशहाल खान ने नहीं दिया है। गोया आपके एहसान का वज़न मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा है। उसने इनकिसारी भरे लहजे में कहा, यह तो बस मौका मिलने की बात है। और मैं मजीद कुछ कहे बगैर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था। खाना खाकर मैंने पानी की बोतल को मुंह लगाया ही था कि दरवाजे को धकेलते हुए कमांडर बहार खान अंदर दाखिल हुआ। उसके हमरा एक क्लाशिंकोव बरदार शख्स भी मौजूद था। क्या कर रहे हो? वो तीखे लहजे में सुराब को मुखातिब हुआ। वो मैं सुराब खान मिनमिना कर रह गया था। बको, उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए गुराया। मुसल्ला शख्स ने सुराब खान पर क्लाशिंकोव तान रखी थी। अपनी बहन की कसम को किस खुशी में खिला पिला रहे थे। तुम्हारे ख्याल में हम तमाम अंधे बहरे हैं और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस मर्तबा सुराब खान कोई भी जवाब दिए बगैर खामोश रहा। गुल खान, इसे दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दो, सुबह इससे तफसीली बातचीत होगी। मुसल्ला आदमी को हुक्म देकर कमांडर बहार खान बाहर निकल गया। उसकी हालत बता रही थी कि वो नींद से उठकर आया था और इसीलिए उसने सुराब खान से पूछगछ को अगले दिन पर टाल दिया था कि उस वक्त वो अपना आराम खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन दोपहर के वक्त वो सुराब खान को कमरे में ले आए। उसकी हालत काफी नगुफ्ताबाह थी। माथे और चेहरे पर बड़े खून के धब्बे जाहिर कर रहे थे। वो उसे अच्छे खासे तशद्दुद का निशाना बना चुके थे। उसकी मशकें कसकर उन्होंने कमरे के कोने में फेंक दिया। उसके साथ ही मेरे साथ भी ये मेहरबानी की कि मुझे जमीन में कड़ी लोहे की कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ अक्कब में बांध दिए। मुसलसल खड़े रहने से मेरी टांगें अकड़ गई थी। लोहे की कुर्सी पर बैठना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उनके बाहर निकलते ही मैं सुराब खान की तरफ मुतवज्जा होते हुए खफीफ से लहजे में बोला, माजरत ख्वाह हूँ भाई, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। वो फलसफियाना लहजे में बोला, कोई किसी की वजह से तकलीफ नहीं उठाता। हर आदमी को अपने हिस्से की तकलीफ भुगतना पड़ती है। अगर आप मेरी मदद न करते तो यकीनन उन्हें आपकी असलियत मालूम न हो पाती। छोड़ो इस मौजू को, मुकद्दर का लिखा टल नहीं सकता और गया वक्त वापस लाया नहीं जा सकता। सही कहा। मैंने उससे मुत्तफिक होते हुए पूछा, वैसे अब उनका इरादा क्या है? सनोबर खान अलाम खेल से अफगानिस्तान चला गया है। वो वापस आकर ही मेरी किस्मत का फैसला करेगा। क्या उन्हें बता दिया है कि तुम्हारा ताल्लुक खुशहाल खान महसूद से है? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। फिलहाल तो नहीं माना। तो क्या कहा है? यही कि तुमसे कुछ रकम लेने का वादा लेकर मदद कर रहा था। ठीक है, मुझसे कुछ पूछा तो मैं भी यही बताऊंगा। एक बात पूछूं? उसने कराते हुए दीवार से टेक लगाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो ऐसा करने में कामयाब हो सका था। जरूर। तुम्हें क्यों कैद किया हुआ है? मेरे जहन में तो तुम्हें जिंदा रखने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। सनोबर खान के माई बाप चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए काम करूं। वो फौरन बोला, ऐसी गलती कभी भी ना करना। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने इस बात में सर हिलाया, बल्कि उसी की पादाश में तो सजा काट रहा हूँ। गोया तुमने इनकार कर दिया है। वो तहसीन अमेज लहजे में मुस्कुराया। लाजमी बात है, पाक आर्मी का जवान वतन के खिलाफ कोई काम करने से जान देना आसान समझता है। एक बात तो तय है, मुश्किल है कि इनकार के बाद वो तुम्हें जिंदा छोड़े। जानता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। अगर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। मैं उसे तरकीब देते हुए बोला, यकीनन तुम कुछ कहना चाह रहे थे। बस इतना कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए। मरना कौन चाहता है यार? वो वजाहत करते हुए बोला, मेरा मतलब तुम्हें बचने की कोशिश करना चाहिए। कैसे? देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अमेरिकियों के साथ मिल जाओ, लेकिन उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर शायद फरार होने का मौका हासिल कर लो। उसकी बात रद्द करने के काबिल नहीं थी। मुझे सोच में खोया देखकर उसने दोबारा जुबान खोली। देखो, तुम्हारा मरना तो यकीनी है ना, तो क्यों ना कोशिश करके मरो। और एक बार फरार होने में कामयाब हो गए तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बस किसी पलवाशा जैसी महबूबा से बच कर रहना होगा। आखिरी फिक्रा उसने मुस्कुरा कर कहा था। तुम भी पलवाशा को जानते हो? पलवाशा का नाम आने पर न जाने क्यों मेरे दिल में मीठा मीठा दर्द शुरू हो जाता था। उससे भला कौन ना वाकिफ है? सनोबर खान के आधे से ज्यादा लश्कर को तो वो नवाज चुकी है। उसकी बात सुनते ही मेरे मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। पलवाशा का जिक्र आते ही मुझे यूं लगता जैसे मेरी शरीक हयात इस घनौनी हरकत में मुलव्वस रही हो। माहीन की बहरा रवी पर मुझे इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची थी कि जिस ज़हनी अजियत का सामना मुझे पलवाशा की बहरा रवी की वजह से करना पड़ रहा था। और फिर हर बार उसकी गिरावट का जिक्र सुनते ही मुझे अपने दिल पर बेपनाह बोझ के साथ नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का भी सामना करना पड़ता था। उस वक्त सोहराब खान के मुंह से यह सब कुछ सुनकर पलवाशा की बहरा रवी के मुतल्लक रहा सा शुबा भी जाता रहा था। काश तुमने मुझे कहा होता कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए, सिर्फ एक बार आजमाया होता। 15 लाख तो कोई रकम ही नहीं, इससे दुगनी तिगनी रकम भी मैं अदा कर देता। तुम्हें पसंद की शादी करने से भी ना रोकता। कम अज कम इस तरह तुम्हारे किरदार पर तो उंगली न उठाई जाती। पलवाशा, तुम तो इतनी समझदार थी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बहरा रू औरत अपनी हैसियत खो बैठती है? किन सोचों में खो गए हो? सोहराब खान की आवाज मुझे ख्यालात की दुनिया से बाहर लाई। मैं चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं, बुरा न मानो, एक बात पूछूं?
किसी बात का बुरा लगना तो एक एहसास के ज़ेरे असर होता है। इंसान जानबूझकर तो गुस्सा जाहिर नहीं करता, अलबत्ता बुरा लगने के बाद जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाता है वो इंसान के अपने बस में होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात पर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जाहिर न करूं जिससे आपकी तौहीन हो। शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी अहमियत दी। सुराब खान ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि तुम पलवैचा की झांसे में कैसे आ गए, और जब वो तुम्हारे साथ गलत ताल्लुक इस्तवार कर सकती थी तो किसी दूसरे के साथ ऐसा करने में उसे कबाहत क्या थी। ये तो मालूम नहीं कि मैं उसके झांसे में कैसे आया, अलबत्ता मेरे साथ उसका ताल्लुक एक अच्छे दोस्त जैसा था और फिर हमने शादी का मंसूबा भी बना लिया। इस बारे मुझसे ज़्यादा वो पेश थी और फिर ये वाक़या पेश आ गया। अपने और पलवैचा के ताल्लुक के बारे मैंने अजमालन जिक्र कर दिया। उसने इश्तियाक भर लहजे में पूछा, अगर यहाँ से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए तो उसके साथ क्या सलूक करोगे? उसे कत्ल कर दूंगा, उसे बरहना करके उस पर कुत्ते छोड़ दूंगा, उसे जिंदा जला दूंगा, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसकी मनमोहनी शक्ल को बिगाड़ दूंगा। मेरे दिमाग ने इंतकाम की मुख्तलिफ शक्लें पेश की, लेकिन दिल किसी एक पर भी मुत्तफिक नहीं था। मुझे लंबी सोचों में खोया देखकर वो मुस्कुराया, शायद तुम उसे कुछ भी नहीं कहना चाहते। कुछ कहना कबल अज वक्त होगा और फिर उसे मार कर मुझे क्या मिलेगा? बेहतर यही है कि उसे अपने हाल पर छोड़ दूं। ऐसी धोखाबाज और मतलबी को ज्यादा ढील नहीं मिला करती। उसने मानी के लहजे में कहा, गोया वो अभी तक तुम्हें प्यारी लगती है। छोड़ो इस मौजू को। मैंने आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा दी। पता नहीं कब से मैं नींद नहीं ले सका था। गैर आराम दे कुर्सी पर भी मुझे नींद के झटके लग रहे थे और फिर मैं बैठे बैठे सो गया। मैं 2-3 घंटों से ज्यादा नहीं सो सका था। आंख खुलने के बाद मुझे कमरे के मंजर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। सुराब खान दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। उसे मुखातब किए बगैर मैं उसके दिए हुए मशवरे के बारे में सोचने लगा। इन हालात में इससे बेहतर कोई और मशवरा हो ही नहीं सकता था। जाग गए हो? सुराब खान की आवाज कान में पड़ते ही मैं ख्यालों की दुनिया से चौंक उठा। मैंने इस बात में सर हिलाया। तो क्या सोचा? किस बारे? मैंने वजाहत चाहिए। वो मुस्कुराया, गोरों को धोखा देने के बारे में। वैसे आपका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं है। शाबाश, बस कोशिश करना कि उन्हें यकीन दिला सको। उसने मेरे फैसले को सराहते हुए मुझे मजीद मशवरा देना शुरू कर दिया। सफेद ढले बहार खान की मैयत में 2 मुसल्ला आदमी उसे वहां से ले गए थे। जाते हुए सुराब खान की आंखों से हवीदा खौफ इस बात की निशानदही कर रहा था कि उसे अपना अंजाम वाज़े नजर आ रहा है। सुराब को वहां से ले जाने के घंटा डेढ़ बाद मुझे भी पहले वाले कमरे में ले जाया गया। शायद मेरी गलत हरकत की सजा पूरी हो गई थी। रात को मुझे खाना भी दिया गया था। अगले दिन दोपहर के वक्त में एक बार फिर उसी जगह पर अल्बर्ट ब्रोक के सामने मौजूद था। नेग्रो दुशीजा ट्रेसी वालकर भी चुस्त लिबास पहने वहीं बैठी थी। उसकी गहरी नीली आंखों में अजीब किस्म के इसरार पोशीदा थे। तो क्या सोचा? अल्बर्ट ने बगैर किसी तमहीद के बाद शुरू की। मैं हाँ ना की बगैर खामोश बैठा रहा। उसने नरमी से पूछा, क्या सोचने के लिए मजीद वक्त चाहिए? नहीं। मैंने नफी में से हिलाया। फिर वो दोबारा मुफ्तसर हुआ। मैंने जचे तुले लहजे में पूछा, मुझे क्या करना होगा? हमारे लिए काम करना होगा। अल्बर्ट ने इस अंदाज में जवाब दिया गोया मेरा सवाल ही गलत हो। मैंने वजाहत मांगते हुए कहा, तो फिर तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम करना होगा? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम्हें एक ही काम आता है और वही करवाना है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने सोचे समझे मंसूबे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने फखरिया अंदाज में कहा, नई जिंदगी, अपनी साबका महबूबा से बदला लेने का मौका, ग्रीन कार्ड और अमेरिकन डॉलर्स। मेरा ख्याल है इतना काफी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने गोया हार मान ली थी। शाबाश, अब कल या परसों तैयार रहना। कर्नल कोलन फील्ड तुमसे खुद बात करेंगे। लेकिन ख्याल रहे, उन्हें यह मालूम नहीं कि हमने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ काम करने पर आमादा किया है। उनकी नज़र में तुम खुद हमारे पास काम की गर्ज से आए हो और मैंने तुम्हें काम करने के काबिल पाते हुए उनसे सिफारिश की है। मेरी समझ में नहीं आया। उसकी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है? मेरा ख्याल है मैं खुद तो तुम्हारे पास नहीं आया। कह तो रहा हूँ कि तुम नहीं आए, लेकिन मैंने अपने सीनियर को ये बात नहीं बताई। यूं भी उन्हें यह मालूम नहीं कि तुम कितने अच्छे स्नाइपर हो। अगर मैंने कर्नल कोलन फील्ड के सामने असल बात उगल दी तो यकीनन मेरी जान छूट जाएगी। जी, अलबत्ता इसके बाद मेरे पास चुनाव का इख्तियार नहीं रहेगा। मैंने हैरानी से पूछा, चुनाव का इख्तियार? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, फिलहाल तो तुम्हें कत्ल करने और तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे पास मौजूद है। इस हरकत के बाद तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने मुंह बनाते हुए इस बात में सर हिला दिया। और हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम कर्नल साहब से जितनी रकम मंजूर करा लो उतना मुआवजा तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। ना तो मुझे किसी रकम की जरूरत थी और ना ग्रीन कार्ड की। अपने वतन के खिलाफ काम करने पर हासिल होने वाली दौलत और अमेरिकन शहरियत मेरे नजदीक लानत की मुस्तहिक थी। लेकिन इस वक्त किसी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू मेरे झूठ पर पानी फेर रही थी। मैंने अल्बर्ट ब्रोक को धोखे में रखने की खातिर पूछा, वैसे तुम क्या कहते हो, कितने रकम का मुतालबा करना मुनासिब रहेगा? तुम एक स्नाइपर हो और स्नाइपर का काम अफराद को निशाना बनाता है।
बस तुम फी आदमी अपना मुआवजा 10, 15 या 20,000 डॉलर बता देना। मैंने हैरानी से पूछा, क्या एक आदमी को कत्ल करने के बदले कर्नल 20,000 डॉलर मुआवजा देने पर तैयार हो जाएगा? देना तो चाहिए कि स्नाइपर का काम कलीदी अफराद को निशाना बनाना होता है और किसी भी आम आदमी को कत्ल करने का मुआवजा इतना तो बनता है। कर्नल साहब से कब मुलाकात होगी? कल या परसों। कुछ और कहना है या मैं जा सकता हूँ? मैंने जाने की इजाजत मांगी। बस आखिरी बात, हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और मैं इस बात में सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ट्रेसी वालकर हमारी गुफ्तगू के दौरान खामोश बैठी अपनी इसरार भरी चमकदार नीली आंखों से मुझे घूरती रही। सनोबर खान के कहने के मुताबिक वो खाली हाथ 10 अफराद को भी शिकस्त से दुचार कर सकती थी। उसका कुछ न कुछ अंदाजा तो खैर मुझे भी हो गया था। बिलाशुबा उसके हमलों में बहुत तेजी और महारत शामिल थी। वहां से बाहर निकलते ही चारों मुहाफिज मुझे अपने मुंतजिर नजर आए। उनके जेर निगरानी चलता हुआ मैं अपने कमरे में पहुंच गया। मेरे हामी भरने पर अल्बर्ट ब्रोक ने किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया था कि अपनी कौमी सोच के मुताबिक उनके नजदीक हर पाकिस्तानी बिकाऊ था। बदकिस्मती से उनकी इस सोच को हमारे नाम निहाद गलीज सियासतदान तकवीत देते आ रहे हैं और यूं 4-5% लोगों की गंदी सोच को पूरी पाकिस्तानी कौम के किरदार पर मुंतबक कर दिया गया है। अगले ही रोज दिन के खाने के बाद मेरा बुलावा आ गया। कर्नल कॉलन फील्ड हैरान कुन तौर पर वहां पहुंच गया था। अल्बर्ट ब्रोक और ट्रेसी वालकर उसके हमरा ही बैठे हुए थे। तो तुम्हारा नाम जीशन है और तुम्हारा ताल्लुक पाक आर्मी से है? मुसाफा करके उसने मुझे बैठने का इशारा किया। जी, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या वजह है जो तुम पाक आर्मी के खिलाफ ही काम करने पर तैयार हो गए हो? उसने ऐसा सवाल किया था जिसका मेरे पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी खामोशी को अल्बर्ट ब्रोक कोई गलत नाम दे सकता था। एक दो लम्हा सोचने के बाद मैंने जुबान खोली। सर, ये मेरा जाती मामला है और मैं इस मुतल्लिक बात करना पसंद नहीं करता। करते हुए उसने मानी खैर लहजे में कहा, मगर हमारा असूल है कि हम अपने लिए काम करने वालों के बारे ऐसी मालूमात का हसूल जरूरी समझते हैं। आप इसे मुआशी परेशानी का नाम दे सकते हैं। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया और उसे टालने की कोशिश की। अल्बर्ट साहब तुम्हारी निशानाबाजी की काफी तारीफ करते हुए बता रहे थे कि तुमने अमेरिका से भी स्नाइपिंग की तरबियत हासिल की हुई है और वहां अल्बर्ट साहब ने तुम्हें काम की पेशकश की थी, जिसके जवाब में तुमने कुछ जरूरी काम निपटा कर हमारे साथ काम करने की हामी भरी थी। गालिबन अब तुम उसी वादे को ऐफा करने आए हो, कुछ ऐसा ही समझ लें। मुझे उसकी गैर जरूरी बातों से उलझन हो रही थी और मैं उस मौजू से जान छुड़ाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तकरार किए बगैर असबात में सर हिला दिया। ठीक है, अब आते हैं काम की बात की तरफ। 2 दिन बाद शुमाली वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले ने गुरलामे से वुच्चा बीबी की तरफ हरकत करना है। तुम्हें मालूम होगा कि आजकल पाक आर्मी के लिए वहां के हालात काफी गंभीर हैं और ये काफिला काफी दिनों बाद हरकत कर रहा है। काफिले की क़यादत एक लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहा है और तुम्हारा असल हदफ वही है। वो तीसरी गाड़ी में होगा। उसके बाद काफिले की सबसे आखिरी गाड़ी में एक मेजर साहब है जिसने कर्नल की हलाकत के बाद काफिले की क़यादत संभालना है और तुम्हारा दूसरा शिकार वही मेजर साहब होगा और यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरा दिल चाह रहा था कि इस बात में सर हिलाने की बजाय उसकी गर्दन पकड़कर दबा दूं, मगर उस वक्त मुझे उसका साथ देने की हामी भरना पड़ी थी। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मैं बज़ाहिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैं बोला, ठीक है, हो जाएगा। क्या इसके साथ मुआवजे की बात हो चुकी है? कर्नल कॉलन फील्ड अल्बर्ट की तरफ मुतवज्जा हुआ। नहीं सर। अल्बर्ट ने नफी में सर हिलाया। जवान, तुम्हें एक आदमी का $10,000 मुआवजा मिलेगा। वो मुझसे मुखातिब हुआ। एक आदमी के $15,000 दूंगा। मैंने ड्रामे में हकीकत का रूप भरने की खातिर मोल तो जरूर समझा। कर्नल कॉलन फील्ड मेरी आधी बात को तस्लीम करता हुआ बोला, कर्नल के $15,000 और मेजर के $10,000 तुम्हें मिला करेंगे।